अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो है हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस कर रहे थे। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन बता दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बता दिया था और किस तरह से MCQs आ सकते हैं, आपको क्या याद रखना है वो सब बता दिया था मैंने। ठीक है, लेक्चर 2 में। ठीक है, तो अब जो है हम क्या कर रहे हैं, ब्लड हो रही है, मैं ज़रा देख लूँ। अब ठीक है, अब हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स आ सेवरल फंक्शंस। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म सेवरल फंक्शन, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेम्मा कह ले, 3 नाम है इसके। बट जो मेन बुनियादी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। क्या है वो, प्रोटेक्शन करना, किसकी, सेल की साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन करना। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर 2 में बता दिया था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़रूरी है। ठीक है, तो मोस्ट और मेन फंक्शन यही है कि प्रोटेक्शन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ सोल्यूशन। और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है किसकी, फ्लो ऑफ सोल्यूशन की फ़्लो की, यानी रेगुलेट करता है कि भाई जब सेल को ज़रूरत हो तो वो सेल के अंदर से वो चीज़ पास आउट करे और जब ज़रूरत ना हो तो वो पास आउट ना करे। सो इस तरह से ये रेगुलेशन का काम करता है। एंड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, और क्या करता है, मटेरियल को एक जगह इन, अंदर और बाहर सेल से भेजने का काम करता है विद सर्टेन लिमिटेशन। जैसे मैंने आपको सर्टेन लिमिटेशन, जैसे मैंने प्रोटीन का समझाया था, एक्सटेंसिक और इंटेंसिक प्रोटीन के इंट्रिकल और इंटेंसिक प्रोटीन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन को पास आउट होने देती है। ठीक है, और पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में बताया था, वो एज अ एंजाइम काम करती है। और जो इंट्रिकल है वो एज अ चैनल काम करती है, वो पेरिफेरल एज अ एंजाइम मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। चलो, वो जो है आप लेक्चर 2 में उसकी डिटेल जान लीजिएगा। अभी हम अपने आगे इसका कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, दीज लिमिटेशन और चेक इन फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये जो लिमिटेशन है और जो चेक है फ्लो ऑफ अक्रॉस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफरेंशियल या सेलेक्टिव परमेबिलिटी। इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमेबिलिटी। मीन्स अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होती तो हर चीज़ सेल से और सेल डिस्ट्रॉय हो जाता। सही है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिव चीज़ों को इन एंड आउट, पास आउट होने की इजाज़त देता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन इज़ नेसेसरी टू मेंटेन्स, और जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना अक्रॉस मेम्ब्रेन की, ये नेसेसरी है, किस वजह ज़रूरी है, टू मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए, स्टेबल पीएच को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा क्या है, आयोनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये फॉर एंजाइम एक्टिविटी, किसके, फॉर एंजाइम एक्टिविटी के लिए। एंड एक्सट्रीट टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी ये सब अगर सेल के अंदर सेल एक्सट्रीट आउट नहीं कर रहा टॉक्सिक सब्सटेंस को, तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेल खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस तरह से पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वाटर का इन एंड आउट होना ज़रूरी है। आयोनिक कंसंट्रेशन के लिए वाटर का इन एंड आउट ज़रूरी है, फॉर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। तो ये सब जो है, अभी तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन बहुत ही तफसील में आपको ये आगे जाके समझ आएगा। ठीक है, देन फॉर एंट्री और एग्जिट देयर आर 2 मेन प्रोसेस। और अच्छा, इसका अंदर और बाहर जाने के लिए 2 मेन प्रोसेस है, 2 मेन प्रोसेस। कौन सा है, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब चीज़ों का इन एंड आउट के लिए 2 मेन प्रोसेस है। वो कौन से प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ जाती है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सही है। द पैसिव प्रोसेस, जो पैसिव होता है ना, उसमें क्या होता है, डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, उसमें किसी एनर्जी की क्या नहीं होती, नीड नहीं होती, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, किसमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। वाइल जबकि एक्टिव में क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, MCQs में आ सकता है। पैसिव में नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, वाइल एक्टिव, जबकि एक्टिव में क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। सही है, विद दीज, तो इसके साथ जो है ना कि इसके पास रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो देयर आर
2 अदर फिनोमिना, इसके 2 अदर फिनोमिना हैं, ठीक है। कौन कौन से? एंडोसाइटोसिस, इसे इन दोनों के साथ साथ, इसके नहीं, इन दोनों के साथ साथ 2 अलग फिनोमिना है जिसे क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो अंदर, एक्सो बाहर, सही है। डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस चैप्टर 14। अब ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है ना, आपका जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, उसमें भी बहुत तफसील में आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब हमारे पास आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? इट अकर स्पॉन्टेनियसली एंड नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। जैसे मैंने बात की, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती टू ब्रिंग इट अबाउट। आ फ्यू सब्सटेंस फ्रीली डिफ्यूज अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ सब्सटेंस है जो कि फ्रीली, आसानी से क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज़ हो जाते हैं अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उस पार या इस पार। द रिस्पायरेटरी गैसेस, कौन सी है वो? कौन सी चीज़ें हैं? रिस्पायरेटरी गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को इन करते रहते हैं, सही, ये सांस लेते रहते हैं हम, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते रहते हैं बॉडी से, आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। सो ये सब जो है ये फ्रीली डिफ्यूज़ हो जाता है, सही है। ये कौन से कंपोनेंट होते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि डिफ्यूज़ होते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये फ्रीली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। सो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एनर्जी की, ये याद रखना, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये याद रखना है, ठीक है। अब है ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस? इट मेंटेन अ बैलेंस, ये एक मेंटेन्स करता है बैलेंस को बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर के दरमियान ये बैलेंस करता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अभी तो मैं आपको इसका इंट्रो दे दूँगी, लेकिन बहुत ही डिटेल में चैप्टर 14 में आपको मैं समझाऊँगी इंशाल्लाह। ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड डेट ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लूइड नॉन एज ऑस्मो रेगुलेशन। मीन ये जो है ना, मेनली जो है ये मेंटेन करता है वाटर की कि वाटर ज़्यादा ना हो, मतलब मेंटेन रहे सेल के अंदर, ठीक है। अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा सेल, ठीक है। और अगर वाटर की बहुत ज़्यादा तो वो बर्स्ट होने का ख़तरा है कि वाटर बहुत ज़्यादा हो, तो बलून में वाटर बहुत ज़्यादा तो वो बलून क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। सारा सेल की भी यही मिसाल है, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर उसी को कह रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, ठीक है। कम हो जाएगा वाटर तो श्रिंक हो जाएगा सेल, तो काम दोनों सूरतों में सेल नहीं कर पाएगा, भले श्रिंक हो या बर्स्ट हो, ठीक है। तो वाटर को मेंटेन करना वो किसका काम है? यानी कौन से ट्रांसपोर्ट का? ऑस्मोसिस के ज़रिए सिर्फ वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस में रखता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। सो ये मेन बातें हैं जो मैंने आपको बताई। इसके बाद हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन, जो मूवमेंट होती है ना मॉलिक्यूल की लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन, वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, सही है। और ये बाय कंज्यूमिंग एनर्जी, ये कंज्यूम करता है एनर्जी, जिसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अच्छा, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये हायर से लोअर जाता है, मीन हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की जानिब आता है। जबकि एक्टिव जो होता है ना, एक्टिव जाता है लोअर कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन। इसी वजह से इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि लो से हाई जाना तो जाहिर सी बात है इसको एनर्जी की ज़रूरत हो रही है। जबकि पैसिव की जो टाइप्स थी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इसमें आपने देखा कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये क्या था? हायर से लोअर की जानिब था। और एक्टिव क्या है? लोअर से हायर की जानिब है, जिसकी वजह से उसे कंज्यूमिंग करनी पड़ रही है एनर्जी। सो इससे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब है ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये डायग्राम बनी हुई है, देखिए स्टेजेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, ये सब्सटेंस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद इनफोल्ड होती जा रही है। स्टेप 1 में देखें, स्टेप 2 में फिर और हुई, स्टेप 3 में फिर और ज़्यादा हुई, स्टेप 4 में आखिरकार उसने अपने अंदर ले लिया एज अ वेसिकल की शक्ल में, ठीक है। उसके बाद है कि स्टेजेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? यही काम उल्टा होगा, ये हुई, फिर थोड़ा सा बाहर निकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर और हुई, फिर आखिरकार बाहर आ गई वो चीज़। अब इसको मैं वर्डिंग में समझाती हूँ आगे जाके, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, सही है। एंडोसाइटोसिस क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है विच द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक
इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। जैसे कि मैंने एंडोसाइटोसिस का बताया कि उसने आखिरकार वैक्यूल की शक्ल में, वेसिकल की शक्ल में बाहर का जो मटेरियल था उसे इन कर लिया। ठीक है, वही डायग्राम। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप, एक है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या आता है हमारे पास, इन विच सॉलिड पार्टिकल्स, जिसमें क्या होते हैं सॉलिड पार्टिकल आर पिक एंड इंजेस्ट बाय द सेल, सेल के ज़रिए वो इंजेस्ट कर लिए जाते हैं एज अ वैक्यूल की शक्ल में, एज अ वेसिकल की शक्ल में। एग्जाम्पल दी है, वाइट ब्लड सेल्स पिक अप फॉर्जन बॉडीज़ फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ना, फॉर्जन बॉडीज़ जो होती है ना, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम से वो क्या हो जाते, अंदर ले लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी जो है एज अ आर्मी कह ले, हमारी बॉडी में काम करती है। कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी बीमार करने वाला पॉइजन पार्टिकल आ जाए, ठीक है, बॉडी आ जाए, उसे किल करने का काम किसका है, वाइट ब्लड सेल। और किस तरह करता है, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से। ठीक है, उसको अपने अंदर ले लेता है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम से। सही है, जैसे मैंने बताया पीछे मटीरियल किस तरह से अंदर लिया एज अ वेसिकल और वैक्यूल की शक्ल में। ठीक है, तो मैंने ये वाइट ब्लड सेल की मिसाल दे दी। इन दिस वे दे डिस्ट्रॉय, और इस तरह से वो उसे क्या कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है द हार्मफुल बैक्टीरिया को। सही है, जो हमें हार्म पहुँचाने आया था, विच इंटर इनटू आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के अंदर आया था। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड द सेल ईटिंग प्रोसेस, और इसे क्या कहते हैं, सेल ईटिंग प्रोसेस, कि वाइट ब्लड सेल खा रहा है। ठीक है, कि वो क्या खा रहा है, सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं इसे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग प्रोसेस, किसको, फेगोसाइटोसिस। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि सेल ईटिंग प्रोसेस किस में होता है, फेगो में या पीनो में, तो फेगोसाइटोसिस। अच्छा, पीनोसाइटोसिस क्या होता है, व्हेन लिक्विड मटेरियल, जब लिक्विड मटेरियल होना तो वो पीनोसाइटिस होगा, एंड बल्क इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। ठीक है, वेसिकल की शक्ल में। सही है, वेसिकल की शक्ल में इज टेकन बाय एंडोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस कॉल्ड पीनोसाइटोसिस, और कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि ये लिक्विड है तो सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस होता है किसमें, पीनोसाइटोसिस में। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। और वैक्यूल जो है फेगोसाइटोसिस में एज अ वैक्यूल कोई भी पार्टिकल अंदर जाता है, और वेसिकल की शक्ल में कब जाता है, पीनोसाइटोसिस में। तो ये एमसीक्यूज में आ सकती है चीज़ें। ठीक है, अब है एक्सोसाइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड द मेम्ब्रेन, the process of membrane fusion and the movement of material out of the cell is called exocytosis। जैसे मैंने बताया पीछे डायग्राम में किस तरह से एक्सोसाइटोसिस हुई, मटेरियल को किस तरह से काम किया, वापस दोबारा से दिखा देती हूँ मैं। ये देख, स्टेजेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ये मटेरियल था, आहिस्ता आहिस्ता बाहर स्टेज 4 में आखिरकार बाहर चला गया। ठीक है, इस तरह से ये एंडोसाइटोसिस हुआ। ठीक है, इस मटेरियल जो है अंदर जाता रहा। ठीक है, आखिरकार एज अ वेसिकल की शक्ल में आ गया। अच्छा, वेसिकल की शक्ल में पीनोसाइटोसिस में होता है, जब एंडोसाइटोसिस की दो टाइप है ना, जैसे मैंने आपको वर्डिंग में बताया एंडोसाइटोसिस की, फेगोसाइटोसिस और पीनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में एज अ वैक्यूल की शक्ल में अंदर जाता है, जिसे सेल ईटिंग प्रोसेस कहते हैं, जबकि पीनोसाइटोसिस में एज अ वेसिकल की शक्ल में जाता है, जिसे सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, फेगोसाइटिस सेल ईटिंग प्रोसेस, पीनोसाइट सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, पीनोसाइटिस वेसिकल के तौर पर, फेगोसाइटिस वैक्यूल की शक्ल में। ठीक है, आज तक ये इतना ही काफ़ी है। ये लेक्चर 3 में जाके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुकम्मल हुआ है। इंशाल्लाह लेक्चर 4 में हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर कीजिए, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि आपको ये पसंद आई या नहीं आई। फिर मैं आगे इसको प्रोसीड करना फिर मुश्किल होगा मेरे लिए। ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद आएगी मैं उसी को प्रोसीड करूँगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी ना समझ आए कमेंट करें। ठीक है, और आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।